अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, अगर इंसान में टैलेंट हो और उसको अपने मयार का पता हो, टैलेंट के मयार का पता हो, तो आजमाइशें बढ़ जाती हैं, क्योंकि अक्सर वो काम करना चाहता है लेकिन मयारी काम नहीं मिलता और फिर उसको अपने मयार पर समझौता करना पड़ता है। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनकी शख्सियत ऐसी है कि वो क्वालिटी हमें काम करते हुए नज़र आते हैं और उनकी हमेशा से प्रेफरेंस ये रही है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। जो भी काम करते हैं बेहतरीन करते हैं, कम करते हैं और अपनी मर्जी का काम करते हैं। ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, ही इज़ अ वंडरफुल राइटर, डायरेक्टर, एक्टर। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं यासिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। कैसे हैं यासिर आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, वैसे बिजनेस सबके जो है ना आजकल ठप पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं, लेकिन आपका मंकी बिजनेस जो है ना वो छाया हुआ है, तो ये क्या फॉर्मूला है? पता नहीं जी, हमने इतना नहीं सोचा था जितना प्यार मिला है उसको। हमने तो बस एक कॉमेडी ड्रामा बनाया था और वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया कराची में। और हमने 10 शो करने थे वहाँ, हमने 30 किए। फिर हम लाहौर आए तो लाहौर में भी हमने 1-2 दिन एक्सटेंड किया उसको, लेकिन उससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते थे क्योंकि हमें अगले शहर में भी जाना है, उसकी तैयारियां करनी है। बिल्कुल। और सबकी अपनी अपनी कमिटमेंट्स हैं। अच्छा, जब आपने लाहौर में ये प्ले किया तो क्या हॉल में से किसी की ये आवाज़ आई कि पायन गाना कदों आएगा? नहीं, शुक्र है आवाज़ आने से पहले हमने गाना चला दिया। नहीं, इसमें 1-2 गाने थे, वो हमारी ही एंट्रीज थी, मेरी और उमर की एंट्री थी, उस पर था गाना। वो छोटे छोटे हमने पार्ट्स 40-40, 30-30 सेकंड के थे वो, लेकिन और उस तरह का कोई गाना नहीं था उसके अंदर, गानों वाला ड्रामा नहीं था। इसकी कहानी थी, तो कहानी में ही लोगों को मजा आया। अच्छा, आप टीवी पे हमें कम नजर आते हैं, क्या आपको पैसे कमाने का शौक नहीं है या इजी लोड वाला बिजनेस चल पड़ा है? काश मेरा इजी लोड वाला चल जाता, मैं तो ये ड्रामा भी नहीं करता। मुझे टीवी के ड्रामे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। अच्छा। मैं बिल्कुल ना देखता हूँ शौक से, ना मुझे समझ आते हैं। और जिस तरह का काम मुझे पसंद है वो 1-2 डायरेक्टर ही करते हैं। ठीक है। किसी की अपनी टीम है, किसी का कभी कोई कांटेक्ट भी करता है तो शायद मेरी डेट्स का मसला होता है तो नहीं हो पाता। तो इस तरह का सीन है और इतना कम अच्छा काम होता है कि उसमें से ज़रूरी नहीं आपको ऑफर भी होता हो हर काम, तो फिर आप रह जाते हैं, आप नहीं कर पाते टीवी में उतना ज़्यादा काम। बिलाल लाशारी साहब ने जिस तरह से मौला जट का रीमेक बनाया, अगर आपके पास ऑप्शन हो किसी भी पंजाबी फिल्म का रीमेक बनाना है तो कौन सी ऐसी फिल्म है पाकिस्तानी जिसका आप रीमेक बनाना चाहेंगे? एक फिल्म है मुनव्वर ज़रीफ साहब की, शायद नौकर वोटीदा जी, उसका रीमेक बहुत अच्छा बन सकता है। उसमें आप लीड, आपकी हीरोइन कौन होंगी? है कोई दिमाग में कि इसको? सबा कमर होगी। सबा कमर, साथ हीरो? हमारे यहाँ देखिए ना, आप अभी टीवी के एक्टर्स गिनना शुरू करें, वो सब इतना सीरियस काम करते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर पाते कि मुनव्वर ज़रीफ के रोल में कौन सा कैरेक्टर हो सकता है। Exactly. इतना ज्यादा सीरियस काम हो रहा है, कॉमेडी की तरफ कोई काम ही नहीं करता। तो सोचना मुश्किल है कि कौन होना चाहिए। बट आई थिंक फवाद बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं, उनको करना चाहिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लोग इसलिए लेते हैं कि पैसे अच्छे मिल रहे होते हैं या कोई मौशी मजबूरी की वजह से। कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ पैसों के लिए किए हैं और आपको लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था? ये नहीं, ऐसा नहीं, कोई ऐसा ड्रामा नहीं है। मैं पैसों के लिए ना होस्टिंग करता हूँ। किसी किस्म का भी शो हो, अगर मुझे ऑफर हो रहा है तो मैं उसमें पैसे पहले देखता हूँ और फिर बाकी, क्योंकि होस्टिंग में क्या ही कंटेंट मुझे कोई ऑफर करेगा। या राइटिंग कर लेता हूँ मैं पैसों के लिए, किसी तरह की फिल्म या कुछ लिख लूँगा, वो मैं कर लेता हूँ पैसों के लिए। बाकी एक्टिंग मैंने अभी तक पैसों के लिए नहीं किया कि एक बुरी सी चीज़ कर लूँ और पैसे अच्छे मिल जाएं, वरना 15 साल में 4 सीरियल ना होते मेरे, ज़्यादा होते। ये भी एक परसेप्शन है कि जी जब पैसों की बात करते हैं, एक्टर्स की बात करते हैं कि जी बड़े पैसे लेते हैं, ये एड्स के या कोई ब्रांड का शूट है, या आजकल सोशल मीडिया का बहुत दौर चल रहा है, पैराडाइम शिफ्ट है ना इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल, तो जी एक शूट के या एक पोस्ट लगाने के बड़े पैसे लेते हैं। तो क्या आप भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि जी 5 लाख से शुरू हो रही है, वो कहते हैं ना कि वो एक रेट लिस्ट चल रही है? जैसे शो पे आना है ना, इसकी बस मेरी एक रेट सेट है। अच्छा, वो अगर मुझे मिलते हैं मैं आ जाता हूँ, नहीं मिलते मैं नहीं जाता। अच्छा। अगर ऐसा हो कि कोई होस्ट मुझे पर्सनली बोले कि यार आपने आना ही आना है और चैनल नहीं दे रहा इतने पैसे, तो मैं चला जाऊंगा। फिर आज आप अपना नंबर मुझे दे के जाइए। और नहीं, मैंने बात ही इसलिए की।
बाकी जो है पोस्ट का ये होता है कि वो मैं ऐसे करता हूँ कि अगर मुझे पैसे चाहिए हों जी, तो फिर जितने उस वक्त चाहिए होते हैं मैं उतने मांग लेता हूँ। या सर सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, लोग बहुत ज़्यादा वोकल हैं, लोग ब्लंट हैं, लोग ओपिनियनेटेड हैं, लोग अपना ओपिनियन देते हुए सोचते नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमारे पास ये मीडियम है और इस पर हमारा पूरा हक है। आप बहुत वोकल हैं और आप अक्सर ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बैकलैश भी आता है, लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, फिर कभी उस पर आपको रिग्रेट होता है कि यार मैंने ये ऐसे नहीं ऐसे बोल देना चाहिए था, बिकॉज यू आर वेरी वोकल एंड वेरी ब्लंट? देखिए, लोगों के समझने में मसला हो सकता है, लेकिन मैंने जो चीज़ नोट की है वो ये है कि मैं एक तो हर बात में नहीं बोलता जी। कोई भी किसी का मसला चल रहा हो मैं उसमें नहीं बोलूँगा। कोई बड़ी चीज़ हो, जैसे जंग हुई तो मैंने बोला, टर्किश वाले उस सीन पे मैंने बोला था। कोई ऐसी बात हो जिसमें हमारा नुकसान हो रहा हो, उसमें मैं ज़रूर बोल देता हूँ। आपके प्ले के हवाले से नादिया खान का एक कमेंट था, नहीं वो कमेंट नहीं था, उनका एक शो आता है उस पर। जी, उस पर उन्होंने कमेंट ही शायद वो दिया था कि वो क्रिटिसाइज किया था प्रोबेबली, क्योंकि मैंने वो देखा नहीं, वो उनका क्लिप भी बस सोशल मीडिया पे वो जो पोस्ट गुजर जाती है ना, अक्सर लोग लगा देते हैं, तो उस पर आपने भी रिस्पॉन्ड किया। हाँ जी, रिस्पॉन्ड करना मेरा बनता था। क्या स्टोरी थी? मुझे सीरियसली, मैं ये कोई बना के नहीं पूछ रही है, मुझे वाकई नहीं पता, आई एम क्लूलेस। वो ये था कि वो एक शो आता है उनका जिसपे वो ड्रामों को क्रिटिसाइज करते हैं। जी, वो तो मैंने देखा। हाँ जी, तो वो मैंने देखा वो शो, तो बहुत ही बिला वजह क्रिटिसाइज करते हैं लाइक। और दूसरा उनका कोई एक होता है ना कि कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जिनका अपना बड़ा सब्सटेंस हो, या उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जिस उनकी एक्टिंग की वजह से उनको हम जानते हो, कि जैसे हम सवेरा नदीम को जानते हैं जी बिल्कुल, या सबा हमीद को जानते हैं, नो सबा कमर को जानते हैं जी बिल्कुल। अब कल सबा कमर उठ के कहे ना कि मैंने उस फिल्म में यहाँ पे बड़ी वीक एक्टिंग की है, मैं उसे तस्लीम यूँ कर लूँगा कि सबा कमर ने बहुत सारे ड्रामों और बहुत सारी फिल्मों में ना वो इरफान खान के साथ खड़े होके भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी। तो सबा के पास ना वो ऑथेंटिक हो जाती है बात जब सबा करेगी तो, या सबा हमीद करेंगी तो, या सवेरा नदीम या सानिया सईद करेंगी तो थोड़ी ना ऑथेंटिसिटी आ जाती है। जी। तो नादिया खान को तो हम एक्टिंग के हवाले से जानते ही नहीं है कभी भी। उन्हें तो हम वो मॉर्निंग वाला उससे जानते हैं, नो उन्होंने एक अलग किस्म का मॉर्निंग शो शुरू किया था, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब करते थे सबसे पहले मॉर्निंग शो। जी। वो एक क्लास थी, फिर इनका आया वो हैप्पी टू यू, तो हम तो उन्हें उससे जानते हैं। अब उसमें अगर वो हमें बताएंगी कि ड्रामा कैसे बनता है जो कि उन्होंने खुद कभी नहीं बनाया, तो फिर मैं तो नहीं मानूंगा उनकी बात, और किसी को भी नहीं सीरियस लेना चाहिए। उस पर वो जो बात कर रही थी वो बड़ी बेवकूफ़ाना सी यूँ थी कि वो कह रही थी कि एक बड़े डायरेक्टर ने मुझे फ़ोन किया। पहली बात तो बड़ा डायरेक्टर उनको क्यों फ़ोन करेगा दूसरी बात, एक बड़े डायरेक्टर के पास इतना टाइम क्यों हुआ कि वो उनको फ़ोन कर रहा है ये कहने के लिए कि आपने उस ड्रामे को 4 नंबर ज़्यादा दिए हैं, उसके 2 नंबर बनते थे। मतलब वो बड़ा डायरेक्टर इतना फारिग है कि वो बैठ के इनका शो देख रहा है कि ये आपने गलत नंबर दिए हैं। तो वो बेसिकली बताना चाह रही थी कि मेरा शो कितना कमाल है। तो वो मुझे बहुत स्टूपिड लगा। एंड सेकेंडली, मैं ऐसा बंदा नहीं जिसको कोई बुली करेगा, और हमें एज नेशन हमें ये आदत नहीं है। अभी आपने देखा इंडिया ने हमें बुली किया, हमने उनका क्या हाल किया। तो हम बुली नहीं होते हैं, तो मैं होना तो भी नहीं चाहिए, और आई थिंक क्रिटिसाइज इस तरह से करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल आपने नहीं, आजकल शोज पे ड्रामों में बस ये बता रहे हैं कि देखें ये इस कमरे से निकला तो इसने इस रंग का दुपट्टा पहना था, इससे इधर गई तो नीला हो गया। ये तो बड़ी बड़ी फिल्मों में होता है ऐसा। नो ग्लैडिएटर में जो घोड़े भाग रहे हैं तो पीछे सिलेंडर नजर आ रहा है, तो ये तो उस फिल्म में भी है, कितनी बड़ी फिल्म है। तो ये तो छोटी छोटी चीजें हर जगह होती हैं। आपने मुझे नंबर दी, मैंने आपको नंबर दिया, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। इसमें कोई आपने वैसे कितने नंबर दिए थे? मैंने जी 2 दिए, इस पे लोगों ने मुझे कहा कम दिए। 2.5-3 बन। अच्छा, हमने सुना है कि इकरा आपकी दूसरी मोहब्बत है। पहली मोहब्बत जो है वो थिएटर है, और ये थिएटर से कब हुई मोहब्बत? इसका आगाज कब हुआ इस मोहब्बत का? मैं 16 साल का था जब मैं पहला थिएटर प्ले किया था। अच्छा, कमर्शियल। बट उससे पहले मैं स्कूल में थिएटर करता रहा हूँ, तो थिएटर से बड़ा पुराना प्यार है। पर पहली और आखिरी मोहब्बत इकरा ही है जी। थिएटर तो मैं छोड़ भी सकता हूँ, उसको नहीं छोड़ सकता। अच्छा चलिए, ये अच्छी बात है, ये इकरा देखेंगी तो। ओके जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है बायोपिक टाइटल्स। आप एक राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। आपको मैं कुछ शख्सियात के नाम दूंगी, आपने उन्हें टाइटल्स देने हैं, ठीक है? अमानुल्लाह, किंग ऑफ कॉमेडी। सुहेल अहमद, लेजेंड। मियां नवाज शरीफ, PM Part 3। ओके, फिल्म स्टार मीरा, मैं भूल गई। शुएब अख्तर,
उनको इतना अच्छा टाइटल मिला हुआ है रावलपिंडी एक्सप्रेस। रावलपिंडी हाँ जी, एक्सप्रेस। फास्ट एंड द फ्यूरियस भी बैठता है उनके ऊपर। शाहिद खान आफरीदी इन पे भी फास्ट एंड द फ्यूरियस। ओके। आसिफ अली जरदारी, जीनियस। मरियम नवाज, प्रीटी वुमन। ऑल राइट जी, तालियां हो जाएं। चलो फिल्म बनाए, चलो फिल्म बना, चलो फिल्म बनाए सजन, चलो फिल्म बनाए, चलो फिल्म बनाए सनम। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। आप हैं कौन? ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ ਜੀ 6 ਗੇਰਾਂ ਵਾਲਾ। नहीं, आई मेंट आपका नाम क्या है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਜਿਦ ਹਾਂਡੀ ਵਾਲਾ। साजिद हांडिया वाला, ये कैसा नाम है भाई? ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਘੁਮਿਆਰ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂਡੀਆਂ वाले। नहीं तो ये जो माहीवाल की सोनी थी वो आपकी क्या लगती थी? अगर आप मेरे खानदान को जानती होती जी। वो इनकी आप- हांडी सिस्टर थी। इसलिए मैं इनका फैन हूं। हाँ, ये तो है। दरअसल आप मेरे खानदान को जानती नहीं जी। अगर आप मेरे खानदान को देख लेती तो आपको अंदाजा हो जाता कि कोई भी सोनी ना साडा कोई भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं तो अगर फिल्म बना रहे हैं तो यहाँ क्या करने आए हैं? असी के रटापे खोल के फिल्मा फिट कर रहे हैं। गुड गुड। लेकिन ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਪਾ ਖੋਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟਾਪਾ ਫਿੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ लेकिन कभी कभी इनकी फिल्में भी बैन हो जाती हैं। है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿੱਡਾ मल्टी टैलेंटेड बंदा है। इसमें कोई इसको शक कम लो, वो पाकिस्तानी हो, ये बड़ा बब्बर शेर है। वो तो हमें पता ਇਹ है ਮੰਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ जी। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖੁਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਂਡੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ जी। ਤੇਰੇ ਚਿੰਗੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। अच्छा मुझे बताए फिल्म कैसी बनाना चाहते हैं? ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਰੋਲ ਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। जी जी। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਜਵੇਦ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। वो कौन जावेद है? ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨੀ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਟਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ जावेद ਕਾਟਾ ਤੇ अख्तर। ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੁਖਤਰੇ ਨੇਕ ਅਖਤਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ। नहीं, शायर जावेद अख्तर। ਖਬਰਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅਫਸਾਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਲਮ ਫੜਿਆ हाँ जी। ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਲਮ ਫੜਦਾ ਹੈ। नहीं, वो लोग बेचारे बड़े मजबूर हैं, उनकी मजबूरी को भी समझें। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾਵੇਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਵੇਦ ਸਾਈਕੋ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜਾਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੌਣੇ 200 ਅਰਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਬਿਗ ਫੈਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੋ ਜਾਨੂ ਕਿ ਜਾਵੇਦ ਅਖਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲकुल खत्म हो सवा हस्ती तो मिट जाए। अच्छा वैसे यासिर आप क्या कहना चाहेंगे जावेद अख्तर साहब के हवाले से? इतने फजूल बयानात उन्होंने दिए और हमने वो ਅਸੀਂ सुने। ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਵੇਖੋ और ਨਾ। वाकई हमारे आर्टिस्ट पाकिस्तान कदमों आए में सी- बैठे हुए थे। पाकिस्तान आए सी हत्थां ते चुक लिया, पलकां ते बिठा लिया। आप भी थे उनमें, मैंने देखा था आप कंधे दबा रहे थे। कंधे मेरा ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਜਾਨ निकल रही। मेरे ख्याल में अक्सर आप लोग ना किसी गली मोहल्ले में एक बूढ़े इंसान को देखते हैं ना जो हर बात पे गुस्सा कर रहा होता है जी। एज की वजह से। मेरे ख्याल में उनकी अब काफी उम्र हो गई, उनको अब टीवी पे आगे नहीं बोलना चाहिए। तो फिर इखलाकन फौत हो जानो। और जो लोग और गलत बोलने से बेहतर है कि इंसान ना ना बोले, बोले, खामोश रहे। अच्छा है ना, तुम सोचती तो होगी कि प्रोड्यूसर हूँ मैं हांडी वाला और मैं यासर साहब को कास्ट करने आ गया हूँ। हाँ जी। इसकी भी एक वजह क्या है, वजह मैंने है? फॉलो करता हूँ, बहुत पीछा करता हूँ इनका। मैंने इनका ड्रामा भी अलमरा में देखा है। वो आप है Really? जो साइकिल पे पीछे पीछे होते हैं। वो वाला फॉलो नहीं करता, वो वाला फॉलो करता हूँ। यासर भाई ਇਹ ਹਾਂਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਹਾਂਡੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੀ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਡੋਈ ਫੇਰੀ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा चले देख लेंगे ना शो के बाद, आप तो तरलों पे ही आ गए। मैं जाए। आइटम सॉन्ग ਲਈ
जरा महक मलक ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪੈ ਲੈਂਦਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੜਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾ खवातीनो और साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, आपके अब्बा के जब हम बात करते हैं, उनकी पर्सनालिटी बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग थी। जॉन एलिया भी उनके दोस्त थे, मस्ताना साहब भी उनके दोस्त थे, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है ये। तो अब्बा के बारे में बताइए, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी? उनका इस तरह के लाइक माइंडेड लोगों से मिलना जुलना था बहुत ज़्यादा। और हमने बचपन से अपने घर अराउंड किताबें देखी हैं ज़्यादातर अदब की और शायरी की। तो उनका बड़ा अच्छा एक अंदाज था बच्चों की तरबियत का। अच्छा, आपके अब्बा फैज़ अहमद फैज़ साहब के साथ भी उनका मिलना जुलना था? जी बिल्कुल था। अब्बा का उनका एज डिफरेंस था काफ़ी, मगर मेरे अब्बा कराची में अब्बा ने कुछ साल टैक्सी चलाई है। अच्छा। और फैज़ साहब उनकी टैक्सी में अक्सर बैठा करते थे। अच्छा। तो उस वजह से क्योंकि अब्बा की सोच भी थोड़ी उस तरह की थी इनकलाबी, तो वो फिर अब्बा को बुला लिया करते थे कभी अपनी महफिलों में भी। तो उस तरह से अब्बा से बहुत मोहब्बत थी उनको भी, और अब्बा को बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। अच्छा, माशाल्लाह से 12 बहन भाई हैं आप लोग, और आजकल के अगर हम दौर की बात करें तो 2 बच्चों को पढ़ाना लिखाना मुश्किल हो जाता है। आपने कहा अब्बा ने बड़ी अच्छी तरबियत की, कॉन्फिडेंस दिया, पढ़ाया लिखाया। 12 बच्चों को उस टाइम अब्बा को कितनी मेहनत करनी पड़ी? हमने ये बना लिया कि आज तो 2 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो हमने सोच लिया है कि बहुत मुश्किल है। यासिर, मैं फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ। देखिए, बच्चों की एजुकेशन मुश्किल हो गई है, परवरिश। देखिए ना, आप अगर एक बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजते हैं, मेरे 4 दोस्त हैं, मैं अपने 4 दोस्तों की बात करता हूँ जो जिनमें से 3 तो लंदन में पढ़े हैं। ओके, ठीक है। बहुत पैसा लगा उनके ऊपर, तीनों नाकार हैं किसी काम के नहीं हो तीनों। वैसे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत ही कमाल इंसान है। मगर कुछ ऐसा तीर नहीं मारा उन्होंने कि मैं अपने बच्चे को भेज दूं पैसे लगा के इंग्लैंड पढ़ने के लिए, कि भाई ये गारंटी है कि मेरा बच्चा जो है ना कुछ बन के नहीं आएगा। कोई गारंटी ही नहीं है दुनिया में कि आपका बच्चा क्या बनेगा। तो जब ऐसी कोई गारंटी दे ही नहीं रहा, तो मैं खामखा पैसे क्यों लगाऊंगा? तो आप अपने बच्चे को जहां भी पढ़ाएं, बस उसके साथ टाइम गुजारें। देखिए, तालीम और तरबियत दोनों चीज़ें घर से ही मिलती हैं। स्कूल तो सिर्फ हेल्प कर रहा होता है आपकी, बेशक। नो, आप कुछ देर आपके बच्चे को रख रहा होता है, उसको थोड़ी सोशलाइजिंग सिखा रहा होता है कि बाकी बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। इससे ज़्यादा स्कूल करता कुछ नहीं है। और बाकी सब माँ बाप ने ही सिखाना होता है, और माँ बाप सिखाएंगे कब? जब वो टाइम देंगे। तो बस टाइम आपका चाहिए, पैसे नहीं चाहिए बच्चे को। मैं अक्सर आप सिग्नल पे जाते हैं ना, तो एक थैली के अंदर एक प्लास्टिक की गाड़ी होती है, वो बेच रहे होते हैं। वो अंदर से खाली होती है और बस उसके 4 टायर होते हैं और स्टिकर लगे होते हैं उसके ऊपर। वो होती है 100 या 150 रुपए की। मैं अगर वो भी अपने बच्चे को ले जा के देता हूँ ना, तो वो उतना ही खुश होता है जितना वो रिमोट कंट्रोल वाली पे होता है। तो बेसिकली बच्चे को तो आप जब जाके कुछ देते हैं या प्यार करते हैं, उसको वही अच्छा लग रहा होता है। उसे नहीं है इस बात से गर्ज, क्योंकि उसे पता ही नहीं है इसकी कीमत का अंदाजा, तो उसको है ही नहीं। वो तोड़ वो दोनों देता है। तो हमने ये बना लिया है कि पैसों से जरा ज्यादा बच्चे को प्यार मिलता है, या ज्यादा वो पैम्पर ज्यादा करने से कुछ नहीं है। मेरा बच्चा मिट्टी में खेलता है, और हाँ जी, कीचड़ में शाम के टाइम वो पाइप लगा के कीचड़ बनाता है। माँ बाप में से बेटा प्लीज डोंट टच, नहीं जर्म्स लग जाएंगे बेटा, ये हाइजीन खराब हो जाएगी। देसी बच्चा है, वो देसी घी खाता है। हाँ जी, माशाल्लाह। हाँ, हम बिल्कुल देसी तरीके से। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और जो वालिदैन इस वक्त आपको अच्छा, जेंटल पेरेंटिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है। हमारे माँ बाप ने जिस तरह से हमें पाला, हमें तो मार भी पड़ जाती थी, हमें तो डांट भी देते थे, और हम तो माँ बाप की आंख का इशारा समझते थे। अब वैसे बच्चे भी नहीं आ रहे, और मुझे लगता है वैसे पेरेंट्स भी नहीं है। ये जेंटल पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? और देखिए, जेंटल पेरेंटिंग मुझे तो बिल्कुल उस तरह समझ नहीं आती, बट ये नहीं कि मैं उसको मारता हूँ। मारने से शायद बच्चा डर जाता है, और बच्चे को डराना सोच सुन के भी अजीब ही लगता है कि कोई बच्चे को डरा रहा है। तो नहीं, तो वो अम्मा से होता है ना, बच्चे किसी एक इंसान का अम्मा कर रही है जेंटल पेरेंटिंग, लेकिन जैसे उन्हें गुस्सा आता है वो जेंटल वेंटल कहीं नहीं चला जाता है। तो बच्चा किससे ज्यादा डरता है, यासिर से या इकरा से? मेरा बच्चा मेरा क्या किसी से भी डरता है, डरता नहीं हो, डरने वाला बच्चा नहीं है। ओके, जबरदस्त। अच्छा, क्या बचपन से ही सोच लिया था कि एक्टर बनना है, या बस नहीं, दिस वाज
डेस्टिन्ड टू बी और बस सोचा नहीं था कभी, नहीं प्लान जी, नहीं बचपन किया से था? यही सोचा था कि एक्टर बनना है। अच्छा। और घर वालों ने भी इस बात को बड़ा सीरियसली लिया कि हाँ इसने बनना है तो ये बने। और फिर उन्होंने जब देखा कि मैं एफर्ट भी कर रहा हूँ उसके लिए, थिएटर कर रहा हूँ छोटी उम्र से ही और सारा कुछ, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये तो ठीक जा रहा है, कुछ बन जाएगा। जबरदस्त। और 12 बहन भाइयों में से कितने बहन भाई शोबिज से वाबस्ता हैं? मेरी बहन है शुमाइला, वो म्यूजिशियन है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, अच्छा। शुमाइला हुसैन। और मेरा भाई है नासिर हुसैन, जी, वो उनका राइटिंग के साथ ताल्लुक है। तो अभी तो हम 3 ही हैं। माशाल्लाह से आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, तो कभी आपने ये सोचा कि अगर इतनी बड़ी फैमिली में आप रह रहे होते, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता और इकरा उस घर में आती हूँ और इतनी ज़्यादा लोगों की रोटियाँ बनानी पड़ती, तो फिर क्या हाल होता? नहीं तो अभी वो कौन सी 2 बना रही है इतनी ज़्यादा बनानी पड़ती है। नहीं, इकरा रोटी वगैरह तो नहीं बनाती, लेकिन वैसे कुछ खाने बड़े अच्छे बनाती है वो। क्या अच्छा बनाती है? पिज्जा अच्छे बनाती है, Really? और लजानिया बहुत अच्छा बनाती है, Wow. गोश्त आलू अच्छे बनाती है। हाँ जी। कुछ और नहीं। इकरा खुद क्या शौक से खाती हैं या नहीं? इकरा बहुत शौक से खाती है। तो खाना मेटाबॉलिज्म उसका, I फिर think- अच्छा होगा। हाँ जी, उनका खाना जो है उनका पहला शौक है। रियली? तो लगता क्यों नहीं है? हम तो खाना देखें तो मोटे हो जाते हैं। अच्छा। तो आप खा लिया करें डायरेक्ट। खा खा के ये हाल हुआ है। ऑलराइट जी, हमारा सेगमेंट है रीडिंग लिप्स। आपको हेडफोन्स लगेंगे, मैं लिपसिंग करूंगी और आपने वो गेस करना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पर्दे पर्दे में रहने दो, पर्दाना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। मैं ते मेरा दिलबर जानी। मैं ते मेरा दिलबर जानी। मेरे दिल में मैं ते ते दिल नो मैं ते मेरा दिल बजा। ओह यस। प्रीतो मेरे नल व्या आई एम मैरिड। प्रीतो मेरे नाल ब्याह कर ले। दिल लहजा निक्की। दिल लहजा निकी जी, हाँ ये मेरा फेवरेट है। अच्छा, शोबिज में सबसे ज्यादा दोस्ती किसके साथ है? Who's your best friend? देखिए शोबिज में बहुत ज़्यादा दोस्ती तो मेरी किसी से नहीं है, सबसे ही अच्छी है, बट सोनिया हुसैन है, उससे मेरी अलग सा एक बॉन्ड है। सोनिया का और वो सोनिया का पहला ड्रामा मेरा पहला ड्रामा, तकरीबन शायद उसका दूसरा होगा मेरे ख्याल में, ऐसे कुछ था। उसका दूसरा तीसरा था, मेरा पहला था। और तब से हम एक दूसरे को जानते हैं और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है उससे, बिल्कुल बॉयज़ वाली दोस्ती है। और बड़ी कमाल बंदी है वो, बहुत ही अच्छी है। सबा से मेरी बहुत दोस्ती है। हाँ मतलब सबा और मैं कभी भी साल बाद भी फ़ोन करेंगे तो वहीं से कनेक्ट कर जाते हैं। अच्छा। हाँ और इससे असद सिद्दीकी से है मेरी दोस्ती, हसन हयात से है मेरी दोस्ती, इन लोगों से है। बाकी भी और भी वजाहत रऊफ से है, बहुत अच्छी दोस्ती है। और वजाहत के साथ घंटों बैठा जा सकता है, इतनी गप लग जाती है आपस में। अच्छा, कोई ऐसे लोग भी हैं जिनको अवॉइड करना आप चाहते हैं गैदरिंग्स में कि यार बस? मेरे अब्बा एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि जिसको कमरे से निकालना चाहते हो ना उसको दिमाग से निकाल दो, तो फिर वो कमरे में रहे तो फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, जिससे मुझे नहीं बात अच्छी आपने वैसे बात किया है। इसी नोट पे हम ब्रेक लेंगे और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। यासिर, इकरा बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस हैं और इंडिया में भी उनकी बहुत तारीफ हुई उनकी एक्टिंग की। आप क्या जब उनका कोई प्रोजेक्ट देखते हैं तो क्या तारीफ करते हैं या कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं कि इकरा नहीं आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करती तो ज़्यादा अच्छा होता? नहीं, मैंने कभी नहीं वैसे किसी एक्टर को भी नहीं कहा कि तुम इसको ऐसे नहीं ऐसे करते। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों में ना आपका नहीं बनता। मैं भी होस्टिंग करता हूँ, आप भी होस्टिंग करती हैं। आप जो कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं आपको क्या बताऊँ कि इस सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं, यू नो ये कोई आप तो करने वाला काम नहीं। नहीं ये करने वाली बात ही नहीं है कि आप इसको ऐसे कर सकते थे। हाँ कोई मेरे पास आए मुझसे पूछे कि मैंने ये सीन किया है, इसको देखें और मुझे बताएं इसमें मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं जरूर बताऊंगा उसे। मतलब इकरा एक इतना बड़ा नाम है, उसको मैं बताऊं कि तुम क्या गलत कर रही हो, बेवकूफाना सी बात है। अच्छा, इकरा कभी पूछती हैं, कोई कैरेक्टर डिस्कस करती हैं कि मैं ये रोल कर रही हूँ, ये कैरेक्टर है, कभी टिप्स लेती हैं आपसे? नहीं, इकरा बड़ी ऑर्गेनिक सी एक्टर है। वो
स्क्रिप्ट पढ़ती है उसको अंदाज़ा होता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ। जैसे जो उसका आखिरी काम मैंने देखा था थोड़ा सा, मैं चूँकि ड्रामे ही नहीं देखता किसी के भी, मैं उसके भी नहीं देखता, अपने भी नहीं देखता। उस ड्रामे के अंदर वो एक स्कूल की बच्ची बनी थी एंड शी वॉज प्रेगनेंट एट दैट टाइम। मेरा बच्चा भी 4 साल का होने वाला है, तो ये 5 साल पुरानी बात है। ओके। तो वो 22 साल की थी मेरे ख्याल में। तो वो स्कूल की बच्ची बनी हुई थी 16-17 साल की। अच्छा। उसमें स्कूल का बस्ता लटका के, और वो हदीका कियानी की बेटी बनी थी और वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त, बट वो शो नहीं हो रहा था। अच्छा। तो उसके आखिरी स्पेल्स जब हो रहे थे, तो सोचे मेंटली वो एक माँ बनने वाली थी एंड एक्टिंग में वो एक 16-17 साल की बच्ची का कैरेक्टर कर रही थी। और बड़ा कॉम्प्लेक्स सा वो ड्रामा था जिसको उसको अपनी जो माँ है उसका जो एक्स था, यानी एक्स लवर था, जी जी, वो दोबारा उसकी जिंदगी में आता है और उसको वो पसंद आने लगता है। नुमान एजाज साहब का जो कैरेक्टर था, तो एक अजीब कॉम्प्लेक्सिटी थी उसके अंदर, और वो उसने बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया बगैर किसी के मशवरे के या बगैर मुझसे डिस्कस किया। कुछ जो भी डायरेक्टर और उसकी या जो एक्टर्स, इतने बड़े बड़े एक्टर्स थे, सानिया जी, नुमान एजाज, ये सब लोग, तो उनके साथ मिलके उसने ज़ाहिर है वो कैरेक्टर बनाया। तो मैं उसमें कहाँ उसको मशवरा दूं, और वो एक सेट के ऊपर है, वहाँ एक अलग माहौल है, और वो लोग सारे जेल्ड इन है उस स्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा, मियाँ बीवी में तब बहस नहीं होती, लड़ाई नहीं होती जब या तो वो गूंगे बहरे हों या वो अलग-अलग रहते हों? आप कि किस बात पे कभी आर्ग्यूमेंट हो जाता है दोनों का? होता है ना, मियाँ बीवी का हो जाता है अक्सर। हाँ, हमारा अक्सर हो जाता है किसी न किसी बात पे। अभी लास्ट हुआ था, अभी किस बात पे हुआ था याद नहीं। क्या आपने कपड़े क्यों बाहर निकाले और ये ऐसे क्यों रखा, खाना ऐसा क्यों नहीं है, इस तरह की चीजों पे होता है। किस यूजुअली किस बात पे अभी होता है? लास्ट इस पे हुआ था कि मैंने कोई वो कबीर को रेडी कर रही थी और उसमें मैंने उसकी हेल्प नहीं की खुद से। अच्छा, ओके। तो मैंने कहा यू डिडंट आस्क, तो उसने कहा मैं पूछूंगी, तुम्हें खुद ही करनी चाहिए थी। मैंने कहा खुद ही वाला तो मुझे नहीं आया। खुद ही मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको हेल्प चाहिए। हेल्प चाहिए, एग्जैक्टली। तो इस बात पे थोड़ी सी हुई थी, थोड़ी देर के लिए बस, इतना ही। अच्छा, ओके। कोई बहुत बड़ी बातों पे नहीं हमारी। और वो फिर पहले सुलह कौन करता है या पहले लेट गो कौन करता है? आप देखिए, सुलह जो है ना वो समझदार आदमी करता है। ये समझदार आदमी करता है, ओके। समझदार औरत भी तो हो सकती है। बिल्कुल, अगर वो सुलह करे तो। अच्छा, बहुत सारे मर्द हजरात तो इस स्टांस को सपोर्ट करते हैं कि 4 शादियां होनी चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। भाई, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी तो क्यों होनी चाहिए? मैं अपने लिए, मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। मैंने एक लड़की से प्यार किया, मैंने उससे शादी किया, मैं कैसे दूसरी के बारे में सोचूं और उससे शादी करूं? ये हर मर्द आप जैसा क्यों नहीं सोचता? यहाँ हमारे यहाँ ना, देखिए, दूसरी शादी या इस तरह के किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज्यादा काम लड़की का होता है, मर्द की इतनी गलती नहीं होती। मैं आपको सच बता रहा हूँ। Really? बिल्कुल ऐसा ही है। वो कैसे? आप ये थोड़ा ऐसे कि एक औरत को पता है कि ये आदमी शादीशुदा है, आप कैसे उससे दोबारा शादी कर रहे हैं? खवातीन को पता भी नहीं होता कि मर्द शादीशुदा है, उनको बताया भी नहीं जाता। ये 0.1% होंगी इस तरह की खवातीन। ये सर्वे यासिर साहब आपने कहाँ कंडक्ट किया है कि 0.1% खवातीन? क्योंकि मैं बहुत सारी खवातीन को जानता हूँ जिन्होंने दूसरी शादियां की हैं लोगों से, और उनको डे 1 से पता था। बल्कि मैं कई खवातीन को ऐसे भी जानता हूँ जो दूसरी शादी करके कहती हैं कि पहली को छोड़ो। ओह गॉड। अच्छा, तो खवातीन व्हाट डू यू थिंक कहाँ पे गलती करती हैं? एक तो दूसरी बताता हूँ, खवातीन को एक लड़का नहीं पसंद होता, उन्हें एक आदमी वो चाहिए जो स्टेब्लिश्ड हो, जो अपने पैरों पे खड़ा हो, जो समझदार भी हो, बुर्दबार भी हो, ये सब कुछ चाहिए होती है क्वालिटीज आजकल सबको। और वो देखती हैं कि एक शादीशुदा आदमी है, घर भी चला रहा है, बच्चे भी ठीक हैं उसके, अच्छे स्कूल जा रहे हैं, गाड़ी भी है इसके पास, तो उससे बेहतर कौन हो सकता है? ओके, सो तो ज्यादातर लोगों को जो टेकन मर्द होते हैं ना, वो पसंद आते हैं कि यार ये ही इज टेकन, तो कोई तो क्वालिटी होगी कि इतनी अच्छी इसकी बीवी है, उसमें कुछ तो क्वालिटीज होंगी। ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा, आपको कभी किसी ने ये कहा है कि आप अंजुम शहजाद के भाई लगते हैं? जो उनका कैरेक्टर था उस ड्रामे में, चश्मा लगाते थे वो, मैंने ये तो नहीं कहा था। बहुत मैंने देखा है वो ड्रामा बचपन में। आपको पता है किसने डायरेक्ट किया था? किसने? वो बहुत बड़े हमारे फिल्म डायरेक्टर नदीम बेग, उन्होंने डायरेक्ट किया था। हाँ जी, भाई तालियां हो जाएं।
डाडा डरा डाडा डंडा डाडा डरा डा। सर इस तरफ सीधा जाके उल्टे हाथ पे लेडीज है, राइट साइड पे जेंट्स है। मैंने कहीं नहीं जाना। नहीं आपने नहीं जाना, हमने आपको भेजना है। आपकी जरूरत है उधर। सत्तुआं दे पैसे कट के गंडासे ते रख दे दारो नियाजी। मैं तो ना जट दे कहर तो बचन दी ये आखिरी सूरत ही। काका मुझे लग रहा है कि आप मुझे लग रहा है आपको बहुत गर्मी लग रही है। एक तो आप सत्तुओं के पैसे मांग रहे हैं और यकीन माने मैं पता क्या समझी कि आप जनरल बख्शी को शायद कहीं फैंटी लगाने पहुंचे हुए हैं। ओए जे ट्रंप ना विच पैंदा जनरल बख्शी दियां मुच्छां इस गंडासे दे नाल ते गोरवे दे मैं परवट्टे भी ला के ले आउणे सी। सुल्तान रही कम और सिर्फ नाई ज्यादा लग रहा है। मैं मुझे उतार देता, मैं शेव बना देता, मैं उसका फेशियल कर देता। ये कौन सी धमकियां हैं? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਧੁੱਪੇ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਕਰੋ ਬਹਿ। लेकिन धूप में बकरा बांधना नहीं चाहिए, देखें कैसा होगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਿਮਟਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਬ ਕਰੋ ਸਰ। लेकिन कहीं से कोई बात बदमाशों वाली इनकी है ही नहीं। चिमटा, बकरा, शेव, सारी ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਰਜ ਆਂखें दिखा रहा। नहीं तो इतने दिनों से आप गायब कहाँ थे? मैं नानके चला गया सी मुटियारे। नहीं आपके नानकों ने सोलर पैनल्स तो नहीं लगवाए? नहीं मेरे मामिया ने ट्रक सटाए ने दुआनिया दे। मैं गंडासे दे नाल कट ला के गाहकां नूं दुआने चेक करवा रहा सी। अच्छा तो ट्रक खत्म हो गए फिर उनके नहीं गाहक खत्म हो गए ने। नहीं तो ये बताएं आज कैसे आना होगा? अज मैं इन्हां नूं मिलन आया हां। यासर साहब अज तक मैनू डायरेक्टरां ने हमेशा बदमाश बना के ही वेचिया। किसी ने यह नहीं दसिया कि जट दा धंधा की है ते कारोबार की है। इंटरेस्टिंग। तो आपका कारोबार है क्या वैसे? जट ना कदी किसी नूं गवाह करदा है, ना पता लैंदा है, ना कब्जा ग्रुप है ते ना ही जगे लैंदा है। फिर भी लोग रोक के मैनू पूछदे ने कि तेरा घर किवें चल रहा है। यार जितनी कामचोरी आप बता रहे हैं ना, वो ये करता है ना वो करता है, आप करते क्या है? भाई मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ बेकरी चो रस कट के देना। ये जट तरला ही पाते हैं। आपका तरला ही बहुत मशहूर है। यासर साहब सर मेरी मनो ते मौला जट एक बारी फिर नवी बनाओ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਓ कि मौला जट दे चिंची चलते ने, शवारमे वालियां दुकानां ने ते जट नूं बुखार भी चढ़दा है, रोटी बहुती खा ले ते वजन वध जांदा है, रात नूं खट्टे डकार भी आउंदे ने ते नाल इह भी विखाणा जे कि जट दी जदों तबीयत ज़्यादा खराब होवे बिजली दा बिल आवे ते ओह गंदियां गालां भी कढदा है। मेरी बात सुने, किसी असली जट ने ये बातें सुन ली ना आपका बुरा हाल हो जाना है। आज तो मजा आ रहा है, फुल उर्दू वाले बैठे हैं। इन्हों किसी फिल्म च यासर साहब लैणगे ते मैं हाजिर हम हां। रिक्वेस्ट बल्कि इन्हां दा लाहौर च ड्रामा बड़ा सुपर हिट गया है, बांदर का कारोबार। मंकी बिजनेस। आहो ही है, मैं पढ़िया नहीं ना। हाँ चले कोई बात नहीं, हमें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। नहीं लेकिन आप गंडासा पंजाबी ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। अगर कोई उर्दू ਗੱਲ ਜਦੋਂ कैरेक्टर ਹੋਈ हो ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਮੈਂ इनका माइक बंद करें। ਤੁਸੀਂ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਣਗੇ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੌਣੇ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਬਣਵਾ ਲਈਏ। उन्होंने ज़कात की गल की थी। ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਈਦ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਉਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋ ਫਿਰ ਹੀਰਵਨ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏ हाँ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। मेरा नंबर लिख ला मुटियारे। मैं क्यों लिखूं? मैंने आपको ऑलरेडी देना ना, वो तो मैंने जुगता कर मैंने आपको ऑलरेडी मैं आपको चार्ज कर रहा था, देखिए आप कितने चार्ज हुए है उसके ना? बाद। तो सर मुझे फिर काम दे रहे हैं आप? नहीं नहीं इससे समझाओ रोशन, मैं फिर आऊंगा, रब रखा। लाहौर में जो टैलेंट देखने को मिलता है ना, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलता। अरे वाह, मैं थैंक सच यू। बता रहा हूँ। क्या बात है भाई, एक बार फिर से तालियां हो जाए।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच यासिर हुसैन, आज आप हमारे शो में आए, इतना अच्छा लगा एक बार so फिर much. से आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।